मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिया। लाइक और सब्सक्राइब करके जो है मुझे भी खुशी मिलती है कि इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और उत्साह बढ़ रहा है कि और दिन प्रतिदिन इससे भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 का चतुर्थ पाठ, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। पिछले तरह कविता पाठ किस प्रकार से किया जाता है, आइए हम सभी एक साथ कविता पाठ करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो, जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में अच्छी झूम रहे हो। तो बिनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। आइए इसका शब्द अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। जो आपके इसमें दिया है, दहक माने आग की लपट, सहन माने आंगन, जलाशय माने तालाब, अंग माने हिस्सा या भाग, दुष्कर्म माने बुरे कर्म, वहशी माने असभ्य और बर्बर। अब जो है जब हम व्याख्या बताए जाएंगे उसी के साथ जो इसमें नहीं दिया है उसके उन शब्दों का अर्थ बताएंगे। उसके पहले संदर्भ आप सभी लोग देख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि किसी पाठ का संदर्भ लिखने के लिए, किसी पाठ का संदर्भ लिखने के लिए सर्वप्रथम जरूरी होता है उस पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम। पुस्तक का नाम, कवि का नाम और पाठ का नाम हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा में रहता है। देखिए जैसे यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कामा में रहता और नीचे अंडरलाइन रहती है। और आप लोग यही गलती ज़्यादा करते हैं, मैक्सिमम जो है इन्वर्टेड कामा नहीं लगाते हैं और न तो अंडरलाइन करते हैं। इसको भी तो ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रगतिशील धारा के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। प्रसंग में हो जाएगा प्रस्तुत कविता में। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी। अब व्याख्या शुरू करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। व्याख्या में लिखेंगे कि प्रगतिशील धारा के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि कहीं पर थोड़ी सी जमीन मिल जाए, मुझे थोड़ी सी जमीन मिल जाए। धरती माने जमीन, थोड़ी सी जमीन मिल जाए। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं और उस जमीन पर बाग और बगीचा मुझसे जो भी हो सके सब उसमें लगाऊं। बाग और बगीचे में अंतर क्या होता है?
बाग देखिए उसे कहते हैं, बगीचा देखिए, बगीचा उसे कहते हैं जो फूलों के पौधे होते हैं। अगर चारों तरफ पुष्प के पौधे लगे हैं तो उसे बगीचा कहेंगे। और जो पेड़ होते हैं, चाहे फल के हों या बिना फल देने वाले पौधे हों, पेड़ हों, उसे बाग कहते हैं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। और उस अर्थात जहाँ पर मैं बाग और बगीचा लगाऊं, उसमें तरह तरह के फूल और फल खिले तथा उसमें चिड़िया चहकती हुई बोलती रहे और प्यारी खुशबू डोलो। सुगंधित हवा, प्यारी अर्थात सुगंधित हवा, अच्छी हवा जो है उसमें चलती रहे। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, जिसमें ताजी हवा, उस जलाशय में ताजी हवा अपना हर अंग भिगोकर ठंडी हो जाए। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। प्रगतिशील धारा के प्रसिद्ध कवि रसिया दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है आपके पास अपनी कुछ जमीन हो, जिसमें तरह तरह के फूल और फल लदे हुए उपवन अर्थात बगीचे भी हो। उपवन का अर्थ बगीचे हों, जिसमें तरह तरह के फूल और फल लदे हुए बगीचे हों। और ये भी हो सकता है आपके पास अपनी कुछ जो है परती अर्थात खाली जमीन हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो। ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक कोई छोटी सी क्यारी हो जो फूलों से जो है महक रही हो। फल से तो महकेगी नहीं, जो फूलों से महक रही हो। छोटी सी ख्याति हो जो फसलों से दहक रही हो। छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। और ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक अर्थात लहलहा रही हो। आगे देखिए, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो। चौ माने चार और पाँव माने पैरों वाले, चौपाए अर्थात पशुओं। ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी संभव है कि हो सकता है कहीं चौपाए अर्थात पशु जो है, कहीं शांत जगह पे पशु जो है घूम रहे हों। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे, सहन माने आंगन। ऐसा भी हो सकता है कहीं आंगन में पक्षी जो है चहकते हुए झूम रहे हों। इसलिए आप सभी से मेरी विनती अर्थात प्रार्थना, आप सभी से यही प्रार्थना है कि कभी भी ऐसी दुनिया को आप मत खोना, क्योंकि पेड़ों के मत कटने और पेड़ों को कभी आप लोग कटने मत देना, क्योंकि जिसका आश्रय छिन जाता है वह जो है सिर्फ रोता है। इसलिए आप सभी कभी इन चिड़ियों और पशुओं का आश्रय छीनने की कोशिश मत करना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। आगे कवि कहता है कि इन पेड़ पौधों वनस्पतियों की एक एक पत्तियों पर हमारे जीवन के सपने साकार होते हैं। सोते हैं अर्थात रहते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं, क्योंकि जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं वह भोले अर्थात छोटे शिशुओं के समान रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खेलना। आगे कब कहता है कि ऐ मनुष्यों आप सभी पेड़ों के महत्व को समझो और इन्हीं के साथ बढ़ना और हिलना मिलना सीखो, हिल मिलकर रहना सीखो। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। और इन पेड़ों के संग जो है इतराना अर्थात खुशी मनाना। इन्हीं पेड़ों के साथ खुशी मनाना और हिल मिल के रहना सीखो। आगे देखिए, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरे भरे रखते हैं। कवि कहता है कि इस संसार में खुशहाली और हरियाली का एकमात्र आधार ये बच्चे और शिशु ही हैं, क्योंकि दोनों एक समान होते हैं। और यही दोनों जिस प्रकार से बच्चों के रहने से
घर और आंगन प्रसन्नचित रहता है, उसी प्रकार से पेड़ों के रहने से जो है हमारा जीवन सुखमय बना रहता है। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। और जो व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाता है वह इसके दुष्कर्मों अर्थात बुरे कर्मों का फल चखता है, अर्थात उसे जो है बाद में सिर्फ पश्चाताप होता है जब उसे ऑक्सीजन, कोष्टक में लिखेंगे, जब उसे ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसको कोष्टक में लिखिए, कोष्टक बंद करता है। आज सभ्यता वहसी वन पेड़ों को काट रही है, और आज की सभ्यता वहसी बनकर पेड़ों की कटाई कर रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है, जिसका परिणाम यह है कि वह सभी मनुष्यों के फेफड़ों में जहर भर रही है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड भर रही है। क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम सभी को ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो देखिए, जहर फेफड़ों में भर, इन पेड़ों को काटने से आज मनुष्य अपने फेफड़ों में जहर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड भर रहा है, और यही सभी इंसानों को भी बांट रहा है। ये आपकी हो गई व्याख्या। अब हम आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में देखिए, पेड़ों में पानी डालते हुए मालिकीज विचार और कल्पना। अगर पेड़ ना होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा, इस संबंध में अपने विचार रखिए। ये जो है आप लोग लिख कर जो है इसको कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में 3-4 लाइन में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन किस प्रकार का होगा, एक बार हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग पुनः लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन जो है दुखमय होगा। इसलिए दुखमय होगा क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। सर्वप्रथम जब व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उसका जीवन दुर्लभ हो जाता, वह श्वास नहीं ले पाता है। परिणाम यह होता है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूसरा, यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो संपूर्ण वातावरण इतना गर्म हो जाएगा कि उसमें जीवन यापन करना बहुत कठिन है। और आप अपने ढंग से जो है इस पे लिखिएगा। यदि पेड़ पौधे बोलने लगे। आगे देखिए पाठ से, जो आलिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। पाठ से, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का क्या आशय है। इसमें लिखेंगे उत्तर। कवि का तात्पर्य यह है कि वह बहुत समय से, काफ़ी समय से इस प्रयास में लगा हुआ था कि उसे कहीं थोड़ी सी जमीन मिल जाए और वह उसमें बाग बगीचा लगाए। प्रश्नोत्तर नंबर 2, कविता में कवि की क्या चिंता है। उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह से पेड़ पौधों को काटता रहा तो वह पशु पक्षियों को आश्रय छीन लेगा। इतना ही नहीं, आगे उन्हें देखने के लिए भी वह तरस जाएगा। साथ ही साथ हवा, संपूर्ण वातावरण की हवा जहरीली हो जाएगी और इस धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त होता चला जाएगा। कवि क्या विनती कर रहा है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 लिखेंगे। प्रस्तुत पद में या कविता में कब विनती कर रहा है कि आए मनुष्यों या आप सभी लोग पेड़ों को ना काटें। साथ ही साथ कवि यह भी कह रहा है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखने के साथ ही साथ अपने जीवन को भी सुखमय बनाएं। बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 4, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, बच्चे और पेड़ संसार को
हरा भरा इस प्रकार रखते हैं कि जिन घरों में बच्चे नहीं होते हैं वहाँ सन्नाटा छाया रहता है। उसी प्रकार से यदि संसार में पेड़ पौधे न रहें तो हरियाली का अभाव होता चला जाएगा। साथ ही साथ पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। जिस प्रकार से बच्चों के बिना एक परिवार जो है सूना लगता है। बच्चों की हंसी और शरारतें, पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही इस संसार को हरा भरा और सुखमय रख सकते हैं। आगे देखिए, भाषा की बात। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़वाना। निम्नलिखित क्रिया शब्दों को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इससे पढ़ना क्या हुआ? पढ़वाना, मतलब प्रेरणा देना कि एक काम करिए। क्रिया शब्दों की प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। पढ़ना पढ़वाना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है। खेलना का क्या होगा? रखना क्या होगा? खेलना क्या? खिलवाना। खेलना का खिलवाना। रखना का रखवाना। घूमना का घुमवाना। काटना का कटवाना। ये सब जो है इसी प्रकार से होंगे। जो यहाँ पर है लिखा हुआ है, वर्तनीय शुद्धि आपसे ना हो इसलिए जो है यहाँ पर लिख कर मैं दिखा रहा। जैसे देखिए, खेलना का खिलवाना, रखना का रखवाना, घूमना का घुमवाना, काटना का कटवाना, बनाना का बनवाना, लिखना का लिखवाना, देखना का दिखवाना, पीना का पिलवाना। और आगे जो आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, यही तक बस करना है और इसको सिर्फ बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए बाग बगीचा, फूल फल। अपनी पुस्तक से खोजकर अनुप्रास अलंकार के 2 अन्य उदाहरण लिखिए। देखिए, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति से, जैसे बाग में बा वर्ण की आवृत्ति क्रम से हुई, बगीचा में बा वर्ण की आवृत्ति हुई, बाग बगीचा। तो इन दोनों शब्दों में बा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई। फूल फल, फूल में फा, फल में फाल, फा। इसी प्रकार से आप इस पुस्तक में जो दिया है या कविता में उस प्रकार ऐसे प्रकार के शब्दों को खोजकर लिख के लाएंगे। ठीक, ओके, थैंक्स बेटा।